आपका आज स्वागत है। आज वीडियो में लेकर इसका टाइटल है अपोलो टायर्स की इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर बनने की कहानी, रिफ्यूजी से बिजनेस टाइकून तक का सफर। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करने की चैनल को चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 589 करोड़ और 6 लाख रुपए, ये वो रकम है जो भारत की क्रिकेट टीम की जर्सी पर अपना नाम लिखवाने के लिए अदा की जानी है। अपोलो टायर्स नाम की कंपनी इंडियन टीम की जर्सी की न्यू स्पॉन्सर बन गई है, क्योंकि ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले खेलों पर बैन लगने के बाद ड्रीम 11 को स्पॉन्सर से हटा दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ड्रीम 11 हर मैच के लिए करीब 4 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देता था, लेकिन अब अपोलो टायर्स हर मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए देगा, स्टार मार्क आईसीसी टूर्नामेंट्स को छोड़कर। क्यों, सवाल ये भी है, लेकिन इस वीडियो का सवाल ये है कि अपोलो टायर्स कौन है। कंपनी के तौर पर ये नाम तो आप जानते होंगे, लेकिन ये कंपनी खड़ी कैसे हुई, कैसे लाहौर में अपना सब कुछ लुटाकर दिल्ली आए एक परिवार ने महज 8,000 रुपयों से इसकी शुरुआत की, वो 8,000 जो एक पत्नी के गहने बेच कर मिले थे, और कैसे इस 8,000 रुपयों से शुरू हुई कंपनी आज लगभग 50,000 करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू तक पहुंच चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कहानी अपोलो टायर्स की। पार्टीशन के बाद लाहौर से भागे एक परिवार ने कैसे खड़ी की ये कंपनी, कैसे एक बेटे और पिता ने साम्राज्य को बचाया और फिर उसी साम्राज्य के लिए बाप से टकरा भी गया। कहानी की शुरुआत लाहौर से करते हैं। एक कहावत है पंजाबी में, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। मतलब ये हुआ कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। रौनक सिंह लाहौर में ही जन्मे थे, पले बढ़े थे। 1922 में सियालकोट ज़िले के डस्का में पैदा हुए। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब पिता का साया सिर से उठ गया। जिंदगी ने जल्दी ही बड़ा कर दिया। 16 साल की उम्र में दोस्तों के साथ साइकिल पर पुराने स्टील के पाइप बेचते थे। बाद में लाहौर में एक स्टील पाइप के व्यापारी के यहाँ नौकरी भी कर ली। तनख्वाह थी महज 8 रुपए महीना, लेकिन दिमाग बिजनेसमैन वाला था। एक बार उनके बॉस ने उन्हें अपना पुराना स्टॉक बेचने के लिए कह दिया। रौनक ने ग्राहक से 1,000 रुपये एडवांस लिया और उसी पैसे से बॉस का सारा स्टॉक खरीदा और फिर ग्राहक को दोगुनी कीमत पर बेच भी दिया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, पहली डील थी। 25 साल की उम्र तक उन्होंने इसी मुनाफे से अपना स्टील पाइप का कारोबार खड़ा कर लिया था, लेकिन फिर आया साल 1947। बंटवारे ने लाखों लोगों की तरह रौनक सिंह से भी उनका सब कुछ छीन लिया। शहर जल रहा था, दंगे हो रहे थे। एक रोज रौनक सिंह का परिवार एक शादी में गया हुआ था। परिवार गया था, रौनक वहीं थे, और उसी दौरान वहां दंगे शुरू हो गए। उसी वक्त उस परिवार के लोगों को दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ी। 6 साल का ओंकार भी साथ था, अपनी माँ सतवंत कौर और छोटे भाई बहनों के। किसी तरह वो सब एक मालगाड़ी में चढ़ गए। बैठने के लिए सीट नहीं थी, सिर पर छत नहीं था। वो माल ढोने वाले खुले डिब्बे में थे। सफ़र में बारिश हुई तो सब भीगे। रास्ते में खाने को कुछ नहीं मिला, दाल रोटी थी, वही खा लिया। साथ ही आ रही थी गोलियों की आवाज़, क्योंकि ट्रेनों पर हमले हो रहे थे लगातार। दूसरी तरफ रौनक सिंह लाहौर में आखिरी वक्त तक फंसे रहे। एक दिन जब वो नहा रहे थे, अचानक दागियों ने हमला कर दिया। फौजियों ने आकर उन्हें बाहर निकाला और एक खास आर्मी ट्रक में रख कर भारत पहुंचा दिया। किसी तरह ये परिवार दिल्ली पहुंचा। सरकार ने शरणार्थियों के लिए रहने का इंतज़ाम किया था। दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस के पास गोल मार्केट के इलाके में यही एक छोटा सा कमरा मिला। उस कमरे में रौनक सिंह, उनके 2 भाई, उनकी पत्नी और बच्चे, कुल मिलाकर 13 लोग रहते थे। दिल्ली में रौनक सिंह के पास ना पैसा था, ना कोई बड़ा कॉन्टैक्ट। उन्होंने मुनीलाल बजाज एंड कंपनी नाम की एक मसाले की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। दिन की कमाई थी महज 1 पैसा। इससे बस परिवार का पेट भर रहा था, लेकिन रौनक सिंह का हौसला नहीं टूटने वाला था। नवंबर 1947 में उन्होंने अपनी पत्नी के गहने चांदनी चौक में महज 8,000 रुपये में बेच दिए और इस पैसे से कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, वहाँ मसालों की अपनी दुकान खोल ली। अब कहानी यहाँ से पलटती है। एक दिन रौनक सिंह एक बड़ी स्पाइस डील के लिए दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे। उन्हें स्लीपर क्लास की टिकट नहीं मिली तो मजबूरी में फ़र्स्ट क्लास की टिकट लेनी पड़ी। मजबूरी इसलिए क्योंकि उनके लिए ये टिकट काफ़ी महंगी थी।
अब किस्मत देखिए, उनके बगल में एक जर्मन शख्स बैठा था। बातों बातों में पता चला कि वो भी कलकत्ता बिजनेस के लिए जा रहा है और एक स्टील ट्यूब बनाने वाली कंपनी का सीईओ है। सफ़र खत्म होते होते उस जर्मन ने रौनक सिंह से पूछ लिया, क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप में पाइप बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहेंगे? उन दिनों कोई भी विदेशी बिना भारतीय पार्टनर के भारत में कंपनी नहीं खोल सकता था। जर्मन पैसा लगाने को तैयार था और रौनक सिंह को अपनी लोकल मार्केट की समझ लगानी थी। रौनक सिंह तुरंत तैयार हो गए और इस तरह से एक ट्रेन के डिब्बे में भारत स्टील ट्यूब्स का जन्म हुआ। भारत स्टील ट्यूब्स की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन ये कहानी अब तक रौनक सिंह की थी। उनके बेटे ओंकार कंवर की कहानी तो अब शुरू होनी थी। रौनक सिंह का बिजनेस जैसे जैसे बढ़ रहा था, परिवार की जिंदगी भी बदल रही थी। गोल मार्केट के उस एक कमरे से निकलकर परिवार पहले दिल्ली के देवनगर में एक किराए के घर में आया और फिर पूसा रोड पर एक बड़े बंगले में चला गया। रौनक के बेटे ओंकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन उनका सपना अपने पिता के बिजनेस में शामिल होना कदापि नहीं था। उनका सपना था विदेश जाना। उन्होंने ये बात घर में इतनी बार कही कि एक दिन रौनक सिंह ने खुद ही कह दिया, मेरा एक दोस्त है जिसका बेटा कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी गया है, तुम अमेरिका में क्यों नहीं पढ़ते हो? बस फिर क्या था, ओंकार ने अप्लाई किया और एडमिशन मिल गया। सितंबर 1960 में रौनक सिंह ने अपने 19 साल के बेटे को $1000 दिए और कैलिफोर्निया के लिए हवाई जहाज़ में बैठा दिया। सफ़र लंबा था तो प्लेन को कई जगह रुककर तेल भी भराना पड़ा। इसी दौरान एक बार फ्लाइट हवाई में उतरी। ओंकार बताते हैं कि एक सुंदर लड़की मेरे पास आई, उसने मेरे गले में माला डाली और एक फ़ोटो खींच ली। मुझे लगा कि भारत की तरह यहाँ भी मेहमानों का ऐसे ही स्वागत होता होगा, लेकिन फिर उस लड़की ने उनसे $10 मांग लिए। जब ओंकार ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा फ़ोटो के लिए। ओंकार ने कहा कि उन्होंने तो फ़ोटो खिंचाने को कहा भी नहीं था। थोड़ी बहस के बाद उन्हें $10 देने पड़े। वो कहते हैं, इस तरह मैंने अपने पिता के पैसों में से पहले $10 खर्च किए। अमेरिका जैसा सोचा था वैसा ही था, रोमांचक और एकदम अलग। ये उनकी कहानी है, वो खुद बता रहे हैं। उस वक्त जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे युवा राष्ट्रपति बनने की दहलीज पर खड़े थे। कॉलेज में ओंकार ने जब अपने आसपास लंबे चौड़े फुटबॉल प्लेयर्स को देखा, बेस्वाद खाना खाया और पहली बार परिवार से दूर एक हॉस्टल में रहे, तो उन्हें लगा मैं कहाँ आ गया हूँ। ज़्यादातर अमेरिकियों ने पहले कभी किसी सिख को नहीं देखा था। वो उनकी पगड़ी से बहुत अट्रैक्ट होते थे, पूछते थे कि इसे क्यों और कैसे पहनते हो, लेकिन किसी ने कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। घर चलाने के लिए ओंकार ने कॉलेज की किचन में सब्जियां काटने की नौकरी कर ली। बाद में उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में एक बेहतर नौकरी मिल गई। सिख परवरिश का उसूल था कि परिवार हमेशा साथ देगा, लेकिन तुम्हें अपने पैरों पर खुद खड़ा होना होगा, सीखना होगा। घर से बात करना मुश्किल था उनके लिए, फ़ोन कॉल बहुत महंगे थे और अक्सर कट भी जाते थे। इसलिए ओंकार रील टू रील टेप रिकॉर्डर पर अपने मैसेज रिकॉर्ड करके घर भेजते थे, जिन्हें पहुंचने में हफ्तों लगते थे। खैर, पढ़ाई पूरी होने के बाद ओंकार भारत लौटना चाहते थे, लेकिन पहले खुद को साबित करना भी था और चाहते भी थे। उन्होंने कैलिफोर्निया के रिवर साइड में एक कंपनी में नौकरी की, जो ज़मीन के नीचे कंक्रीट की पाइप बिछाती थी। 6 महीने बाद वो एक ग्रे हाउंड बस पकड़कर 2 दिन का सफ़र करके टोलेडो ओहायो पहुंच गए। उन्हें नहीं पता था कि ओहायो सिर्फ मशीनों के लिए नहीं बल्कि टायरों के लिए भी बहुत मशहूर था। इसे रबर सिटी कहा जाता था क्योंकि गुडईयर और फायरस्टोन जैसी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर वहीं थे। ओहायो में ओंकार अबे एटना मशीन कंपनी ज्वाइन करते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात कंपनी के प्रेसिडेंट नेल्सन डैन एबे जूनियर से हुई। डैन एबी को भारत में दिलचस्पी थी। ओंकार ने उन्हें अपने पिता के पाइप के कारोबार के बारे में बताया कि कैसे वो ज़ीरो से शुरुआत करके इतना बड़ा काम कर रहे हैं। डैन का नज़रिया ठेठ अमेरिकी था, अगर आपके देश में बाज़ार है तो आपको वही माल बनाना चाहिए, इंपोर्ट पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ये नज़रिया है। अब क्या हुआ, एक दिन डैन ने ओंकार से कहा कि वो भारत जाना चाहते हैं और उनके पिता से मिलना भी चाहते हैं। ओंकार ने चिट्ठी लिखकर अपने पिता को खबर दी। डैन एबी जब भारत आए तो वो रौनक सिंह से मिलकर पूरी तरह उनके मुरीद हो गए। वो रौनक सिंह की इस खींच को समझ गए कि उन्हें पाइप के लिए बड़े सप्लायर्स की मोनोपोली पर निर्भर रहना पड़ता है। डैन ने रौनक सिंह से कहा कि आप अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं लगा लेते। अमेरिका लौटकर डैन ने ओंकार से पूछ लिया कि मैं तुम्हारे पिता को फैक्ट्री बनाने के लिए पैसे देने को तैयार हूँ।
और फिर उन्होंने $2 मिलियन के टर्नकी इन्वेस्टमेंट का ऑफर दिया। ये क्या होता है? इसका मतलब था कि वो फैक्ट्री बनाने से लेकर उसे चालू करने तक सारा खर्च उठाएंगे। रौनक सिंह ने फैक्ट्री के लिए हरियाणा के गनौर में ज़मीन खोज ली और फिर एक दिन ओहायो में बैठे उनके बेटे ओंकार के पास फ़ोन आया। फ़ोन पर उनके पिता थे। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा घर वापस आकर फैक्ट्री बनाने का समय आ गया है। अब साल आया 1964 का। ओंकार कंवर 23 साल के हो चुके थे और इसी दौरान वो भारत वापस लौटे। उनके सामने एक पहाड़ जैसा काम था, एक पूरी फैक्ट्री बनानी थी। हर सुबह 6 बजे ओंकार दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी से लगभग 100 किलोमीटर दूर गनौर के लिए गाड़ी से निकलते थे और आधी रात तक वापस आते थे। उन्होंने सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से करीब 4 दर्जन युवा और जोशीले इंजीनियर्स को भर्ती किया। उनका मैनेजमेंट का तरीका साफ था, लोगों को काम दो, लक्ष्य दो और फिर उन्हें अपना काम करने दो। नतीजा, सिर्फ 11 महीनों के अंदर अंदर भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड यानी BST की फैक्ट्री बनकर खड़ी हो गई। ये टाइमिंग एकदम सही थी। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी। देश भर के किसानों को अपने खेतों में ट्यूबवेल लगाने के लिए पाइप चाहिए थे और BST अमेरिकी स्टैंडर्ड के पाइप बना भी रही थी। हालत ये थी कि फैक्ट्री के बाहर किसानों की लाइनें लगी रहती थी। सब के सब कैश लेकर आते थे और पाइप लेना चाहते थे। BST की सफलता को देखते हुए ओंकार ने अपने पिता को सुझाव दिया कि फैक्ट्री के ठीक बगल में एक स्टील प्लांट भी लगा लेते हैं। कच्चा माल पास में होगा तो पैसा भी बचेगा। आइडिया भी शानदार था, लेकिन सरकार ने इसे मना कर दिया। ये लाइसेंस राज का दौर था। सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करती थी। किसी भी प्राइवेट बिजनेस को चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था और एक ही जगह पर एक ही सेक्टर में कंपनी को बहुत बड़ा होने की इजाज़त भी नहीं थी। ऐसे में बिजनेस करने का सिर्फ एक ही तरीका था, नेटवर्किंग, और रौनक सिंह नेटवर्किंग के बादशाह थे। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर उनका ऑफिस नेताओं, बैंकरों और अफसरों का अड्डा था। रौनक सिंह एक शानदार सेल्समैन और विजनरी थे, लेकिन वो ऑपरेशंस मैन नहीं थे। वो काम ओंकार ही देखते थे। बाप बेटे का रिश्ता तब बहुत गहरा था। ऑफिस में ओंकार उन्हें सर कहते थे और घर पर पापा जी। दोनों एक जैसे मरून रंग की पगड़ी भी पहनते थे और दोनों की चाल में एक फौजी जैसी अकड़ भी थी। रौनक सिंह अपनी नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के लिए रास्ते बना रहे थे और एक ऐसी ही शाम ने नई कहानी की नींव रख दी। जगह थी नई दिल्ली और था नई दिल्ली का जंतर मंतर रोड और उस पर बना केरल हाउस। एक कॉकटेल पार्टी चल रही थी। वहाँ केरल के विकास की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री अच्युता मेनन ने रौनक सिंह को एक तरफ बुला लिया। रौनक से पूछा कि रौनक, तुम्हारा केरल में कोई काम नहीं है ना? रौनक ने जवाब दिया, नहीं, वो तो बहुत दूर है। मेनन ने कहा, हमारे यहाँ एक कंपनी है, रूबी रबर नाम की। 1972 से उसके पास टायर बनाने का लाइसेंस पड़ा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए हैं। मैं वो लाइसेंस तुम्हें ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। रौनक झट से तैयार हो गए। रूबी रबर कंपनी पैसों की कमी की वजह से प्लांट नहीं बना पाई थी। उन्होंने अब तक सिर्फ एक काम किया था, क्या? अमेरिका की जनरल टायर कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी के लिए एक समझौता और एक नई कंपनी का नाम रजिस्टर करवाना। उस नई कंपनी का नाम था अपोलो टायर्स लिमिटेड। यही अपोलो टायर्स अब इंडिया टीम की जर्सी पर स्पॉन्सर के तौर पर दिखेगी। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आपको अपोलो के स्पॉन्सर बनने के पीछे की कुछ दिलचस्प डिटेल्स भी बताते हैं। अपोलो टायर्स के अलावा स्पॉन्सर्स की इस फहरिस्त में दूसरी कंपनियां भी थी, लेकिन बोली में सबसे बड़ा प्रपोजल अपोलो टायर्स के नाम गया। बोली लगाने वालों में दूसरे नंबर पर रही ऑस्ट्रेलियाई सॉफ्टवेयर कंपनी कैनवा, वही कैनवा जिससे आप अपनी फ़ोटोज़ और ढेर सारे कार्ड्स एडिट करते हैं। कैनवा ने 554 करोड़ और 48 लाख रुपए की बोली लगाई। हर मैच के लिए करीब 4 करोड़ 28 लाख रुपए तय किए। जेके सीमेंट भी इस रेस में थी, लेकिन उसकी पिचिंग इन दोनों से काफ़ी कम थी। जेके सीमेंट ने हर मैच के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए देने का प्रपोजल रखा था, जो कि BCCI की शुरुआती बोली 3 करोड़ 50 लाख से थोड़ा ही ज़्यादा थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि जब BCCI ने टेंडर निकाला तो ये डाउट था कि क्या उन्हें ड्रीम 11 जितनी रकम देने वाला कोई नया स्पॉन्सर मिलेगा। अब क्योंकि BCCI ने पहले ही साफ कर दिया था कि गेमिंग, बेटिंग, क्रिप्टो, तंबाकू, स्पोर्ट्स वेयर, नॉन अल्कोहलिक कोल्ड ड्रिंक जैसी कंपनियों की बोली नहीं सुनी जाएगी, इन्हें कोई एंटरटेन नहीं करेगा, तो फिर डाउट ये था कि फिर भैया पैसे इतने ज़्यादा देगा कौन।
बहरहाल ये बीसीसीआई का बस डर था। जब नीलामी हुई तो कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई और खूब बढ़ कर बोली लगाई। आईपीएल जैसे ब्रांड वैल्यू को ट्रैक करने वाली कंपनी डीएनपी एडवाइजरी के मैनेजिंग पार्टनर संतोष एन का एक बयान इंडियन एक्सप्रेस की इसी रिपोर्ट में मिलता है। संतोष बताते हैं कि बीसीसीआई को स्पॉन्सर करने के लिए भारत में कंपनियों की कोई कमी नहीं है। टाटा बिरला जैसे बड़े ग्रुप हमेशा इस तरह के मौके पर नज़र बनाए रखते हैं। अपोलो टायर्स भी पहले दिलचस्पी रखता था और दिलचस्पी दिखाई भी थी, लेकिन शायद उन्होंने इसलिए बोली नहीं लगाई क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरी कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार हैं और वो सबसे ऊंची बोली नहीं लगा पाएंगे। अब जब नियमों की वजह से कई कंपनियां बाहर हो गई तो बोली लगाने वालों की संख्या भी कम हो गई। ऐसे में बाकी कंपनियों को लगा कि अब उनके पास इस नीलामी को जीतने का अच्छा मौका है। बहरहाल अब टीम इंडिया की जर्सी खाली नहीं रहेगी। अपोलो टायर्स की बैजिंग के साथ टीम मैदान में उतरेगी। टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए जैसा पहले बताया मोटा पैसा दिया गया है, इसलिए कहानी में आगे हम यही जानेंगे कि अपोलो टायर्स इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे। ये राह ना आसान थी और ना ही बनी बनाई एक खीर थी। मतलब जैसे बॉर्न इन सिल्वर स्पून होता है कि पिताजी ने कंपनी बना दी, बेटा पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया और फिर उस कंपनी को आगे बढ़ाया। यहाँ जो कुछ भी हुआ इन लोगों ने खुद से किया। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई केरल से। 13 अप्रैल 1975 का दिन था। केरल के पेराम्ब्रा में अपोलो टायर्स की फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। शुरुआत उज्जवल दिख रही थी, लेकिन बस दिख ही रही थी नहीं। केरल सिर्फ मसालों और रबर के लिए ही नहीं जाना जाता था। वो दुनिया का पहला राज्य था जहां 1957 में लोकतांत्रिक तरीके से एक कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई थी और इस राजनीति का असर वहां की फैक्ट्रियों पर साफ दिखता था। मजदूर यूनियनें बेहद ताकतवर थी। आए दिन हड़तालें होती थी। मैनेजमेंट को उनके ऑफिस में ही बंधक बना लिया जाता था, जिसे घेराव भी कहा जाता था। बात बात पर पूरे राज्य में काम ठप कर दिया जाता था। हालत ये थी कि अगर फैक्ट्री की कैंटीन में रायता ज़्यादा खट्टा बन जाए तो भी मजदूर काम छोड़कर हड़ताल पर चले जाते थे। अपोलो की फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन इन हड़तालों की वजह से बार बार रुकने लगा था। इस बीच दिल्ली में रौनक सिंह का कद बढ़ता ही जा रहा था। वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खास लोगों में से हो चुके थे। रौनक सिंह हर हफ्ते मिसेस गांधी से उनके एक सफदरजंग रोड वाले आवास पर मिलने आते थे। मिसेस गांधी को वो मैडम कहते थे। उनकी नज़दीकी संजय गांधी से भी थी। संजय उस वक्त अपने एम्बिशियस कार प्रोजेक्ट मारुति पर काम कर रहे थे। रौनक सिंह को मारुति के बोर्ड में डायरेक्टर भी बनाया गया। संजय की वजह से रौनक सिंह पर दबाव भी था। टीम बुके अपोलो टायर्स पर लिखी अपनी किताब द मैन बिहाइंड व्हील्स में लिखते हैं कि एक दिन ओंकार के डेस्क पर एक हवाई जहाज़ खरीदने का ऑर्डर आया। ओंकार हैरान रह गए। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि हम हवाई जहाज़ क्यों खरीद रहे हैं? अपोलो की फैक्ट्री मुश्किल में है, हमें पैसों की ज़रूरत है, और तो और आपको हवाई जहाज़ में बैठने से चक्कर भी आते हैं, दवा लेनी पड़ती है। इस पर रौनक सिंह ने जवाब दिया कि संजय चाहता है। संजय गांधी को उड़ने का शौक था और वो नहीं चाहते थे कि मारुति के पैसों से जहाज़ खरीदने की बात बाहर आए। ओंकार ने उस डील को रोक दिया। उधर केरल में फैक्ट्री का काम लगभग रुक चुका था। ओंकार परेशान थे, लेकिन फिर अचानक 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। एक झटके में देश भर में सभी तरह की हड़तालों पर पाबंदी लग गई। एक तानाशाही फैसले ने अपोलो की फैक्ट्री को बचा लिया। बिना किसी हड़ताल के फैक्ट्री का निर्माण रिकॉर्ड 13 महीनों में पूरा हो गया। लेकिन सियासत का खेल अभी बाकी था। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी हार गईं। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। नए उद्योग मंत्री बने जॉर्ज फर्नांडिस खुद एक बड़े यूनियन लीडर रह चुके थे और इमरजेंसी के कट्टर विरोधी भी थे। सत्ता में आते ही उन्होंने इंदिरा गांधी के करीबी उद्योगपतियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। रौनक सिंह भी उनके निशाने पर थे। सितंबर 1978 की बात है। कोची में अपोलो के रजिस्टर्ड ऑफिस में हरीश बहादुर बैठे थे। हरीश कौन? कंपनी के शुरुआती कर्मचारियों में से एक। तभी एक साहब अंदर आए। उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। उन्होंने बहादुर से कहा, मुझे भारत सरकार ने इस कंपनी को अपने हाथ में लेने के लिए नियुक्त किया है। चिट्ठी पर जॉर्ज फर्नांडिस के दस्तखत थे। सरकार ने अपोलो टायर्स पर वित्तीय कुप्रबंध और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया था। कंपनी का बोर्ड भंग कर दिया गया। रौनक सिंह और ओंकार कंवर के सामने अब एक ही रास्ता था। उन्होंने देश के सबसे नामी वकीलों में से एक फली सैम नरीमन को अपना केस लड़ने के लिए चुन लिया।
अपोलो टायर्स की जंग अब फैक्ट्री के फ्लोर से निकलकर अदालत के गलियारों तक पहुंच चुकी थी। सरकारी हाथों में जाने के बाद कंपनी घाटे में जाने लगी। फैक्ट्री में केओस था। अपोलो पर 8 बैंकों और 4 निवेश संस्थानों का कर्ज था। कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि उसके कुल घाटे उसकी कुल पूंजी से 3 गुना ज़्यादा हो गए थे। उधर दिल्ली में रौनक सिंह सरकारी अफसरों के दखल से तंग आ चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे ओंकार से कहा कि इसे 1 रुपए में बेच दो, बहुत पैसा डूब रहा है, चलो इसे अपना हाथ धो लेते हैं। पिता ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन बेटे ने नहीं। ओंकार ने अपने पिता से कहा कि मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। उन्होंने कहा कि उनका कंपनियों को खड़ा करने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो एक डूबती हुई कंपनी को भी बचा ही सकते हैं। रौनक सिंह मान तो गए, लेकिन ओंकार ने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि मैं अपोलो को अकेले चलाऊंगा, मेरे भाई इसमें शामिल नहीं होंगे। रौनक सिंह खुशी खुशी मान गए। उन्हें लगा भी नहीं था कि उनके दूसरे बेटे वैसे भी इस सिरदर्द में पड़ना चाहेंगे। और इसी तरह 1980 में ओंकार कंवर अपोलो के बोर्ड में शामिल हुए और कंपनी चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ओंकार जब पेराम्बरा पहुंचे तो उनका स्वागत गालियों से हुआ था। मजदूर चाहते थे कि फैक्ट्री का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण हो जाए। वो ओंकार को वापस भेजना चाहते थे। समस्या सिर्फ मजदूर नहीं थे, प्रोडक्ट भी था। जनरल टायर ने जो टेक्नोलॉजी दी थी वो चिकनी अमेरिकी सड़कों और हल्के ट्रकों के लिए बनी थी। भारत की सड़कें टूटी फूटी थी, तापमान ज़्यादा था और यहाँ के ट्रक अपनी क्षमता से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा माल ढोते थे। अपोलो का 49 किलो का टायर ये बोझ नहीं सह पा रहा था, जबकि मार्केट का लीडर मोदी टायर का N416 मॉडल 52 किलो का था और ज़्यादा मजबूत भी था। नतीजा ये था कि अपोलो के टायर जितनी तेज़ी से फैक्ट्री से बाहर जाते थे, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होकर वापस आ जाते थे। ओंकार ने अब सबसे पहले मैनेजमेंट को इकट्ठा कर लिया। युवा और जोशीले लोगों पर दांव लगाया। 36 साल के पीके मोहम्मद, जो एक केमिस्ट थे, उन्हें टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। ओंकार जानते थे कि उन्हें कुछ बड़ा और सख्त करना होगा। मजदूरों ने ज़्यादा पैसे और कम काम के घंटों की मांग को लेकर एक गैर कानूनी हड़ताल कर दी। ओंकार ने साफ कह दिया कि बिना प्रोडक्टिविटी के कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ना ही आपकी मांगें पूरी होंगी। जब मजदूर नहीं माने तो 19 जून 1981 को ओंकार ने फैक्ट्री पर ताला जड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। कंपनी पहले ही कंगाली के हालात पे थी। ये तालाबंदी पूरे 6 महीने तक चली। इस दौरान ओंकार एक अलग ही रणनीति पर काम कर रहे थे। वो खुद मजदूरों के घरों में गए। उन्होंने उनकी पत्नियों और परिवारों की बात सुनी और उनसे बात भी की। उन्होंने समझाया कि ये आपकी कंपनी है, जो भी पैसा हम कमाएंगे वो शेयर होल्डर से पहले आपको मिलेगा, लेकिन पहले हमें पैसा तो कमाना होगा। और फिर फैक्ट्री के अंदर पीके मोहम्मद और उनकी युवा टीम एक नई खोज में लग गई। उनका मकसद था मोदीफिकेशन, यानी कि मोदी टायर से बेहतर टायर बनाना। महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक नया ज़्यादा मजबूत रियर ट्रक टायर बना दिया। उनका नाम रखा हरक्यूलिस। शुरू में बने 3000 हरक्यूलिस टायरों का फेलियर रेट 20% था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। 3 साल के अंदर ही उन्होंने टायर को इतना बेहतर बना दिया कि फेलियर रेट 3% का रह गया। फेलियर रेट माने कि ट्रक के टायर कितनी ख़राब निकल रहे हैं, कितनी जल्दी ख़राब हो रहे हैं। ट्रक वालों के बीच ये एक बेहद भरोसेमंद टायर बन गया। पेराम्बरा के गेस्ट हाउस में ओंकार का एक सख्त रूटीन भी था। वो सुबह 6:30 बजे उठते, गुनगुने पानी से गरारे करते, नाश्ते में पपीता, 1 इडली और लस्सी लेते, और फिर रात को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल का एक पैग ढेर सारी बर्फ़ के साथ पीकर 9:30 बजे सो जाते थे। उनका यही डिसिप्लिन अब कंपनी में भी दिख रहा था। 6 महीने की तालाबंदी और हरक्यूलिस की सफलता के बाद अपोलो टायर्स की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। बेटे का दांव अब काम करने लगा था, लेकिन फिर कुछ और होता है। ओंकार कंवर का दांव काम कर गया था। जो कंपनी 40 मिलियन के घाटे में थी, वो उनके आने के दूसरे ही साल 60 मिलियन के मुनाफे में आ गई और फिर ये मुनाफा 150 मिलियन तक पहुंच गया। ओंकार कंपनी में कमाए हुए ज़्यादातर पैसों को वापस कंपनी में ही लगा रहे थे ताकि वो और मजबूत बन सके। लेकिन दिल्ली में बैठे उनके पिता रौनक सिंह की दुनिया उजड़ रही थी। उनकी सबसे पहली और सबसे सफल कंपनी भारत स्टील ट्यूब्स 1988 में बीमार घोषित कर दी गई। उनके दूसरे कारोबार भी अच्छा काम नहीं कर रहे थे, अच्छा नहीं कमा रहे थे। उनके साम्राज्य में सिर्फ एक ही सितारा चमक रहा था, अपोलो टायर्स।
और रौनक सिंह अब उस सितारे को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अपोलो के पैसे से उनके दूसरे डूबते हुए बिजनेस को सहारा दिया जाए। वो चाहते थे कि ओंकार के अलावा उनके बाकी 4 बेटों को भी अपोलो में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन ओंकार ने मना कर दिया था। उन्होंने अपने पिता को याद दिलाया कि जब ये कंपनी डूब रही थी तब उन्होंने ही इसे अकेले चलाने की शर्त पर ही हाथ में लिया था, और अब जब ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ परिवार के प्रति नहीं बल्कि हजारों शेयर होल्डर्स के प्रति बन चुकी है। अब बाप बेटों के बीच रेखा खिंच चुकी थी जो 1991 में टूट गई। ओंकार ने गुजरात के वडोदरा के पास लिम्डा में अपोलो की दूसरी फैक्ट्री लगाई। वो अपोलो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फैक्ट्री दिखाने ले गए। बोर्ड के सदस्य ओंकार के काम और उनके विजन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। सबने उनकी तारीफ की। ओंकार खुश थे। अगली सुबह जब वो हमेशा की तरह अपने पिता के कमरे में गए तो रौनक सिंह उन पर चिल्ला उठे, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है? ओंकार हैरान रह गए। दिल्ली वापस आते हुए पूरी फ्लाइट में रौनक सिंह गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि बोर्ड तुमसे बहुत नाखुश है, वो तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तुम सिर्फ टायर 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 सोचते हो, तुम पागल हो गए हो। ओंकार को समझ नहीं आया कि जो लोग एक शाम पहले उनकी तारीफ कर रहे थे वो उनके पिता से उल्टा कैसे कह सकते हैं। उन्होंने बाद में सभी डायरेक्टर्स को फ़ोन किया। सबने कहा कि वो ओंकार के काम से बेहद खुश हैं। साफ था रौनक सिंह के मन में कुछ और चल रहा था, और फिर पिता ने अपने ही बेटे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। 16 दिसंबर 1992 का दिन था। इनकम टैक्स विभाग ने ओंकार कंवर अपोलो के सीनियर अधिकारियों के घर और देश भर में 30 ऑफिसों पर एक साथ छापे मारे। रौनक सिंह ने खुद अपने बेटे के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 200 पन्नों की एक फाइल सरकार को सौंप दी थी। उन्होंने कंपनी के सालाना खातों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल कर, जिसे वो डिनर डिप्लोमेसी कहते थे, बोर्ड के सदस्यों को ओंकार के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दामाद सुरेंद्र कपूर, जो ओंकार के सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी थे, उन पर इतना दबाव डाला कि उन्हें बोर्ड से इस्तीफा देना पड़ा। ये लड़ाई अब आर पार की हो चुकी थी। इस लड़ाई का फैसला होना था 10 सितंबर 1993 को कोची में होने वाली सालाना कंपनी की आम बैठक, जिसे AGM बोलते हैं। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। ओंकार तक ये अफवाह पहुंची कि उन्हें AGM तक पहुंचने से रोकने के लिए किडनैप करने या फिर उनकी फ़्लाइट में बम रखने की साजिश तक रची जा रही है। उनकी पत्नी तारू ने उनसे न जाने की मिन्नतें की, लेकिन ओंकार माने नहीं। AGM से एक दिन पहले कोची के ताज मालाबार होटल में एक और ड्रामा हो गया। ओंकार के सबसे करीबी और सबसे वफादार साथी US ओबरॉय होटल की कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। रौनक सिंह वहां आए, सीधे उसके पास गए, चिल्लाएं गद्दार, और सबके सामने उन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। अगले दिन AGM शुरू हुई। हॉल 1200 शेयर होल्डर से खचाखच भरा था। रौनक सिंह ने मंच से अपने ही बेटे को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। ओंकार ने शांति से अपना पक्ष रखा। फिर शुरू हुई वोटिंग। नतीजा आया तो रौनक सिंह के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लगभग सभी शेयर होल्डर्स ने ओंकार के पक्ष में वोट दिया था। बेटे ने पिता को उन्हीं के खेल में हरा दिया था। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। AGM के बाद बोर्ड मीटिंग हुई, वहाँ भी हंगामा हुआ। आखिरकार बोर्ड के एक सीनियर सदस्य ने एक प्रस्ताव पारित करवाया, जिसके तहत रौनक सिंह और ओंकार दोनों को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया। फिर बोर्ड ने एक फैसला लिया, रौनक सिर्फ नाम के चेयरमैन रहेंगे और कंपनी चलाने के सारे अधिकार ओंकार कंवर के पास होंगे। मामला अंत में कोर्ट पहुंचा, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में भी बाद में यही फैसला आया। कोर्ट ने इसी फैसले पर मुहर लगाई। पिता के साथ जंग खत्म हो चुकी थी। ओंकार कंवर अब अपोलो टायर्स के अनडिस्प्यूटेड किंग थे, लेकिन वो जानते थे कि कंपनी अब भी एक चौराहे पर खड़ी है। कंपनी को एक नई सोच की ज़रूरत थी, और ये नई सोच अगली पीढ़ी से आने वाली थी। मार्च 2005 शिमला के एक होटल में एक मीटिंग हुई। ओंकार के बेटे नीरज कंवर, जो अब कंपनी के ऑपरेशंस में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने अपोलो की टॉप 15 लोगों की टीम को 3 दिन के लिए बुला लिया। यहाँ नीरज ने अपनी टीम के सामने एक टारगेट रखा। बोले, हम 2010 तक $2 बिलियन की कंपनी बनेंगे। उस वक्त अपोलो की कुल सेल्स $600 मिलियन की थी, यानी 5 साल में 3 गुने से भी ज़्यादा की छलांग लगानी थी। जब नीरज ने ये बात अपने पिता को बताई तो ओंकार कंवर का पहला रिएक्शन था, तुम पागल हो गए हो क्या?
लेकिन फिर वो मुस्कुराए और कहा गो फॉर इट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओंकार और नीरज जानते थे कि ये लक्ष्य सिर्फ भारत में काम करके हासिल नहीं हो सकता, उन्हें दुनिया के बाजार में उतरना ही होगा और इसका एक ही तरीका था, दूसरी कंपनियों को खरीदना। पहला मौका मिला अफ्रीका में। अपोलो के बोर्ड मेंबर रॉबर्ट स्टेनमेड्स ने खबर दी कि डनलप साउथ अफ्रीका बिकने वाली है। डनलप एक आइकॉनिक ब्रांड था, लेकिन अब दुनिया भर में अलग अलग कंपनियों के हाथ में बटा हुआ था। साउथ अफ्रीका वाले हिस्से को कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। ओंकार और नीरज तुरंत डरबन पहुंचे। बातचीत शुरू हुई और आखिरकार 2006 में $52 मिलियन में डील पक्की हो गई। अफ्रीका के बाद अपोलो की नज़र अब यूरोप पर थी। उनकी नज़र में थी नीदरलैंड की एक प्रीमियम टायर कंपनी व्रेडेस्टीन। 2005 में अपोलो ने इसे खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। व्रेडेस्टीन को रूस की एक कंपनी एमटेल ने खरीद लिया था। अपोलो के लिए दरवाजे अब बंद हो चुके थे, लेकिन किस्मत ने फिर से पलटी मारी। 2008 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आ गई। रूसी कंपनी एमटेल दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। व्रेडेस्टीन दोबारा बिकने के लिए बाजार में थी। इस बार नीरज कंवर ने कोई मौका नहीं गंवाया। 2009 में उन्होंने $145 मिलियन में व्रेडेस्टीन को खरीद लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अब अपोलो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों महाद्वीपों पर मौजूद था, लेकिन ओंकार और नीरज की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उनकी नज़र दुनिया के सबसे बड़े बाजार अमेरिका पर थी और वहाँ की एक कंपनी कूपर टायर एंड रबर कंपनी पर उनकी नज़र खास तौर पर थी। दिलचस्प बात ये कि सालों पहले जब ओंकार ने मदद के लिए कूपर टायर के चेयरमैन से कांटेक्ट किया था, तो चेयरमैन ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था अपोलो टायर्स बड़ी कंपनी है, कभी नाम नहीं सुना। खैर, आज वही ओंकार कंवर उस कंपनी को खरीदने का सपना देख रहे थे। बातचीत शुरू हुई। छोटी मोटी डील नहीं थी, $2.5 बिलियन का सौदा था। टाटा के जगुआर लैंड रोवर सौदे से भी बड़ा। अगर ये डील हो जाती तो अपोलो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी टायर कंपनी बन जाती, लेकिन इस डील में कई पेच थे। कूपर की चीन में एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी जिसका मालिक इस सौदे के सख्त खिलाफ था। अमेरिका में यूनाइटेड स्टील वर्क्स यूनियन ने भी अड़ंगा लगा दिया था। मामला डेलावेयर की अदालत तक पहुंच गया, लेकिन अंत में तमाम कोशिशों के बावजूद ये डील हो नहीं पाई। कूपर टायर के साथ डील नहीं हुई। बाजार में कुछ लोगों ने कहा कि अपोलो का सपना टूट गया, लेकिन डील टूटने के 1 साल बाद अपोलो का शेयर प्राइस लगभग 3 गुना बढ़ गया। कंपनी ने 2015 में $10 बिलियन का मुनाफा कमाया। नीरज का एक सपना था, एक ड्रीम फैक्ट्री बनाने का, और ये सपना सच हुआ। चेन्नई के पास ओरगडम में यहाँ अपोलो ने अपनी चौथी और भारत की सबसे आधुनिक टायर फैक्ट्री खड़ी की, और वो भी रिकॉर्ड 14 महीनों में। यहाँ ज़्यादातर काम इंसान नहीं बल्कि रोबोट करते थे। एक नर्व सेंटर ने पूरी फैक्ट्री पर नज़र रखी थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव काम करने के तरीके में था। यहाँ कोई वर्कर या मैनेजर नहीं था, सब इंजीनियर थे। कोई यूनियन नहीं था, मैनेजमेंट के सिर्फ 4 लेवल थे। जब फैक्ट्री में कैंटीन बनाने की बात आई तो सबने कहा कि एक बड़ी कैंटीन बनाओ। नीरज ने कहा नहीं, हर सेक्शन के पास अपनी छोटी कैंटीन होगी ताकि टाइम बचे। लोगों ने कहा सर, चेन्नई के खाने में ग्रेवी होती है, ले जाने में गिर जाएगी, ठंडी हो जाएगी। नीरज ने जवाब दिया कि हवाई जहाज़ में भी ग्रेवी परोसी जाती है, कैटरिंग वाले देख लेंगे। और वहाँ 9 अलग अलग कैफेटेरिया बनाए गए। ओंकार कंवर जानते थे कि कंपनियां सिर्फ फैक्ट्रियों और मशीनों से नहीं बनती, वो लोगों से बनती हैं। 2014 में उन्होंने अपोलो वन फैमिली के तहत दुनिया भर में अपने 150 कर्मचारियों और उनके परिवारों को लंदन बुलाया। 5 दिन तक सब एक साथ रहे। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखा, शहर घूमा, शानदार डिनर किया। उनकी ये सोच सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं थी। अपोलो टायर्स फाउंडेशन के जरिए उन्होंने उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया जो उनके बिजनेस की रीढ़ थे, माने ट्रक ड्राइवर्स। भारत में ट्रक ड्राइवर्स HIV एड्स के हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। 2001 में अपोलो ने दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक वर्कर्स और ट्रकर्स के लिए अपना पहला हेल्थ केयर क्लिनिक खोला। आज देश भर में ऐसे क्लिनिक हैं जहां 4 लाख से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स या ट्रकर्स का इलाज और उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। एक शरणार्थी लड़के से शुरू हुई ये कहानी आज ग्लोबल टाइकून की कहानी में तब्दील हो चुकी है। वो टाइकून जिसके संघर्षों की कहानी अब इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर दिखाई देगी। तो ये थी कहानी अपोलो टायर्स की। इस पूरी कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस रिपोर्ट को लिखा हमारे साथी कमल ने और शूट किया हमारे साथी अयान ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगाम।
कहाँ से कहानी शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची। सही बात है, मैं सोच रही थी बहुत ही फिल्मी सी कहानी लग रही है। और मुझे मतलब जो भी हम लोगों ने थ्रू आउट उनकी जर्नी के बारे में सुना यार, मतलब लाइक उनके फादर को प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। मुझे भी ये लग रहा है जो मोस्टली आपको देसी बड़ों में फैमिलीज देखने में को जो मिलती इशू है। हाँ नजर यही आता आती है मुझे कि एक ने मेहनत की है तो बाकी सारे बैठकर जो है ना वो खाएं, वो भी एक चीज बात नजर है, आ रही थी। वो चीज़ भी नजर आ रही थी, बट उसके साथ साथ ये कि अपनी मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए, ये चीज़ हमारे बड़ों में बहुत होती है, जरूरत से ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि अभी देखो जब उन्होंने अपने बेटे को वो बात बोली तो उन्होंने रियलाइज कर लिया कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, कि तुम पागल हो गए हो, कि उनके फादर ने भी उनको यही बात बोली। तो ये चीज़ होती है जब आप मुझे लगता है कि हर जनरेशन को समझते हो ना और उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हो, सिर्फ बातों की हद तक नहीं बट प्रैक्टिकली आप चेंज करते हो, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। तो उन्हें मिला भी ना, देखिए उन्होंने कितनी कंपनियां जो है वो यानी खरीद ली, फिर अच्छा एक सिस्टम बना लिया। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि भाई बिजनेस करना मुझे लगता है बहुत जिगरे का काम होता है, ये आम बंदा नहीं कर सकता। हर बंदे के कमजोर दिल हजरात तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। बाकी बिजनेस करना जो है ना वो हर इंसान के बस की चीज़ वाकई जो है वो नहीं होती। आपको बहुत ज़्यादा कड़ी तपस्या जो है वो चाहिए होती है कारोबार जो है वो खड़ा करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी देखा जाए तो जैसे रौनक सिंह जो थे उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत की, लेकिन चलें एक सर्टेन टाइम आया आपकी कंपनी उस नहीं चली। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी औलाद के खिलाफ इस तरह नहीं खड़ा होना चाहिए। खाली रौनक सिंह जी की कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की कहानी है। और हम जिस जनरेशन में इन जिस टाइम में रह रहे हैं ना, इसमें देखा भी जाता है कि अगर यंग जनरेशन जो है वो थोड़ी सी आवाज़ उठाने की कोशिश भी करे तो उन्हें जो है ना एक अलग पार्ट पढ़ा कर ना बैठा दिया जाता है कि नहीं यार वो बड़े हैं, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई नहीं, छोड़ दो। मुझे ये चीज़ से ज़्यादा मिलेनियल्स के साथ हाँ, और लेकिन ये तो। चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई इशू है, सुनना चाहिए, उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। जैसे जो है जो ओमकार जी हैं उन्होंने वो चीज़ की, जैसे उन्होंने उनके बेटे ने एक बात कही, उन्हें पहले तो थोड़ा डिफरेंट वो लगा चीज़, लेकिन जैसे उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ हुई उन्होंने तुरंत उसी चीज़ को कहा गो फॉर इट। अच्छा मुझे शेर याद आ गया इस पर, तो कौन सा? अपनों ने क्या था वो, अपनों ने हमें लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बस यही बात होती है, हर दूसरे घर की कहानी यही रहती है। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की स्टोरी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लाइक जिस तरीके से अब लाइक IPL की जो जर्सी है उसके ऊपर उनका नाम जो है वो नजर आएगा। और बाकी कमेंट सेक्शन में आपने भी जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।